नाज़रीन, प्रोग्राम कॉस्मोपॉलिटन के साथ मैं हूं आपकी मेजबान कुरतुलैन गफ्फार। नाज़रीन, प्रोग्राम के तवस्सुत से आपको मिलती है पूरे हफ्ते की खास खबरें। अगर मुल्क में कोरोना की बात की जाए तो कोरोना की शिद्दत में काफी हद तक कमी देखने में आ रही है, जो कि खुशाइन बात है। अगरचे पाकिस्तानी अवाम अभी भी मुकम्मल तौर पर एहतियाती तदाबीर पर अमल नहीं कर रही, लेकिन इसके बावजूद कोरोना के केसेस कम हो रहे हैं। और अगर हम एहतियाती तदाबीर पर मुकम्मल अमल करना शुरू कर दें तो बहुत ही जल्द कोरोना हमारे मुल्क से खत्म हो सकता है। दूसरी तरफ सेनेट इलेक्शन में गहमा गहमी भी अरूज पर है और इसके साथ ही ओपन बैलेट के हवाले से हुकूमती मौक़िफ़ बार बार दोहराया जा रहा है और पीडीएम ओपन बैलेट की मुसलसल मुखालिफत कर रही है। सियासत के अलावा और भी कई मौज़ूआत हैं जिन पर आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे, तो चलिए अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। मैं आपको बताऊंगी शहर कराची का इस हफ्ते का मुकम्मल अहवाल, लेकिन पहले रुख करते हैं लाहौर का, जहां महानूर हमें बताएंगी लाहौर का अहवाल। जी महानूर। शुक्रिया कुरतुलैन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं कॉस्मोपॉलिटन और मैं हूं महानूर इफ्तिखार। तो शामिल करते हैं इस हफ्ते की अहम कॉस्मोपॉलिटन हेडलाइंस। लाहौर में आटे की बढ़ती हुई कीमतें, हर दुकानदार का अपना रेट। पाकिस्तान रेलवे का टिकटॉकर्स के खिलाफ एक्शन। लाहौर में दौरे जनूबी अफ्रीका और पीएसएल के सिक्योरिटी इंतजामात। वासा का घर घर साफ पानी का मंसूबा तैयार, लागत 31 अरब रुपए आएगी। लाहौर में हुआ डॉग शो। लाहौर म्यूजियम ने की गैलरियों की अपग्रेडिंग। जी तो नाज़रीन, लाहौर का अहवाल आपने जाना, अब रुख कर लेते हैं इस्लामाबाद का, जहां रजिया खान हमें बताएंगी शहर इक़्तिदार से इस हफ्ते की अपडेट्स। शुक्रिया कुरतुलैन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान रजिया खान और इस हफ्ते भी आपके लिए शहर इक़्तिदार की खास खबरों के अहवाल के साथ हाजिर हैं। नाज़रीन, हम आपको आगाह करते हैं उन खबरों से जिनका जानना आपके लिए ज़रूरी होता है। आइए नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। सेनेट इंतखाबात। इलेक्शन कमीशन ने कागजात नामजदगी जमा कराने की तारीख में तौसीह कर दी। सेनेट इंतखाबात का शेड्यूल जारी। इंतखाबात 3 मार्च को होंगे। इलेक्शन कमीशन। सरकारी मुलाजमीन और वफाकी हुकूमत में मुआहिदा तय। ग्रेड 1 से 19 तक की तनख्वाहों में 1 मार्च से 25% इजाफे की मंजूरी दे दी गई। हुकूमत और तहरीक लब्बैक में मुआहिदा तय। हुकूमत 20 अप्रैल तक फ्रांस के सफीर को मुल्क बदर करने का मामला पार्लियामेंट में पेश करेगी। MPS का वोट बेचने का मामला। वज़ीर आज़म ने तहकीकात के लिए कमेटी कायम कर दी। वज़ीर आज़म का उलमा व मशाइख कॉन्फ्रेंस से खिताब। मुल्क तब तबाह होता है जब वज़ीर आज़म और इसके वज़ीर चोरी शुरू कर दें। वज़ीर आज़म। पाक तुर्क मुश्तरका फौजी मशकों का आगाज़। जंगी मशकें अतातुर्क 11 3 हफ्ते तक जारी रहेंगी। जनूबी वजीरिस्तान चेक पोस्ट पर हमला, 4 जवान शहीद। जवाबी कार्रवाई में 4 दहशतगर्द हलाक। जी तो नाज़रीन, इस्लामाबाद और लाहौर की खास खबरें आपने जान ली। अब मैं आपको बताऊंगी इस हफ्ते कराची में क्या हुआ, लेकिन पहले जान लेते हैं इन खबरों की हेडलाइंस। चंद दिन पहले कराची से पकड़े जाने वाले दहशतगर्दों के हवाले से सनसनीखेज इंकशाफात। दहशतगर्दों के कब्जे से क्या कुछ बरामद हुआ, सारी तफसीलात बताई जाएंगी आपको इसी प्रोग्राम में। कराची पुलिस का गदागरी खत्म करने का मिशन। गदागरों को पकड़ने की बजाय आम शहरियों को पकड़ना शुरू कर दिया। कराची के इलाके बल्दिया में एक फैक्ट्री आग की लपेट में आ गई। 3 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। फैक्ट्री में किसी भी हादसे से बचने का कोई इंतजाम नहीं था। एक और हवा की बेटी हवस का निशाना बन गई। 2 मुल्जिमान पकड़े गए। और बेनामी अकाउंट्स के बाद अब बेनामी लग्जरी गाड़ियों का स्कैंडल भी सामने आ गया है। करोड़ों की गाड़ियां जिस शख्स के नाम पर हासिल की गईं, इसका कोई बैंक अकाउंट ही नहीं। सिंध भर में चिंची रिक्शा मालिकान के खिलाफ कार्रवाई के लिए खत लिख दिया गया। और हेल्थ वर्कर्स के लिए लाई गई कोरोना वैक्सीन साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर की बेटी और दामाद को लगा दी गई। हेल्थ ऑफिसर मुअत्तल। इंक्वायरी कमेटी ने तहकीकात शुरू कर दी। और माहौलियाती आलूदगी के एतबार से शहर कराची का शुमार पहले 5 शहरों में होने लगा। क्रिकेट शायकीन के लिए अच्छी खबर, PSL का मेला सजने में चंद रोज ही बाकी रह गए। नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज करेंगे इस खबर से कि कुछ दिन पहले कराची से पकड़े जाने वाले 5 दहशतगर्दों के हवाले से अहम इंकशाफात सामने आए हैं। दहशतगर्दों का ताल्लुक अफगानिस्तान से था और इनके राब्ते भारतीय एजेंसी रॉ के साथ थे। तफसीलात जानते हैं साजिद रऊफ की इस रिपोर्ट में। कराची में गुज़िश्ता 1 माह में नेक्टा की जानिब से 2 बार दहशतगर्दी अलर्ट जारी किया गया। इसके बाद शहर में सिक्योरिटी सख्त कर दी गई थी। इसी हवाले से सिक्योरिटी इदारों को बड़ी कामयाबी उस वक्त मिली जब चंद रोज पहले 5 दहशतगर्द
कराची से पकड़ लिए गए। पकड़े जाने वाले दहशत गर्दों का ताल्लुक अफगानिस्तान से और उनके ताने बाने भारतीय खुफिया एजेंसी राह से मिलते हैं। ये दहशत गर्द शहर में एक बड़े खुदकुश हमले की तैयारी कर रहे थे। इनके कब्जे से 3 खुदकुश जैकेटें भी बरामद हुई, जिन्हें बम डिस्पोजल स्क्वाड ने नाकारा बना दिया। दहशत गर्दों की गिरफ्तारी चंद दिन पहले शाह लतीफ टाउन के इलाके से अमल में आई, जहां सुबह सवेरे सिक्योरिटी फोर्सेज ने ऑपरेशन किया और इस ऑपरेशन में एक दहशत गर्द हलाक भी हुआ और 5 दहशत गर्दों को सीटीडी ने हिरासत में ले लिया। इन दहशत गर्दों के कब्जे से बारूद से भरा हुआ रक्षा भी बरामद हुआ, जिसे शहर में तखरीब कारी की बड़ी वारदात करने के लिए इस्तेमाल करने का मंसूबा बनाया गया था। दहशत गर्दों से मजीद तफ्तीश जारी है। नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। नाज़रीन, कराची पुलिस ने गुज़श्ता माह गदागरों के खिलाफ क्रैकडाउन करने का मंसूबा बनाया था, लेकिन कराची पुलिस ने असल गदागरों को पकड़ने की बजाय आम शहरियों को ही गदागर समझकर पकड़ना शुरू कर दिया। नाज़रीन, कराची के इलाके बल्दिया की एक फैक्ट्री में आतिशज़दगी का अफसोसनाक हादसा पेश आया। इस हादसे में फैक्ट्री के 3 मुलाजिमीन अपनी जान से हाथ धो बैठे। मरने वालों में से एक नौजवान अपनी जान बचाकर फैक्ट्री से बाहर निकल आया था, लेकिन अपने दोस्तों को बचाने के लिए दोबारा फैक्ट्री में गया तो फिर जिंदा वापस ना आ सका। कराची में हवा की बेटी को ज्यादती का निशाना बनाया गया। घर से कॉलेज जाने वाली 16 साला लड़की को अगवा किया गया और कई घंटे बाद वो डिफेंस के इलाके से बेहोशी की हालत में मिली। पुलिस ने 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया है। नाज़रीन, अभी तक हम बेनामी बैंक अकाउंट्स के बारे में सुनते ही आ रहे थे, लेकिन अब एफबीआर की जानिब से बेनामी गाड़ियों के बारे में भी इंकशाफात सामने आना शुरू हो गए हैं। इस हवाले से एफबीआर जराए का बताना है कि 20 करोड़ रुपए मालियत की महंगी तरीन गाड़ियां बेनामी सामने आ चुकी हैं। इनमें से 12 कीमती गाड़ियां बेनजीराबाद के रिहायशी अब्दुल गफ्फार नामी शख्स की नाम पर रजिस्टर हैं। एफबीआर की जानिब से राब्ते पर अब्दुल गफ्फार ने इंकशाफ किया है कि वो किसी जायदाद और गाड़ी का मालिक नहीं है और ना ही इसका कोई बैंक अकाउंट है। इन कीमती गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन के लिए इसके शनाख्ती कार्ड गैर कानूनी तौर पर इस्तेमाल किया गया है। एफबीआर की जानिब से मजीद तहकीकात का सिलसिला जारी है। नाज़रीन, महकमा ट्रांसपोर्ट सिंध ने चिंची रिक्शा मालिकान के खिलाफ कार्रवाई के लिए पुलिस को खत लिख दिया है। महकमा ट्रांसपोर्ट का मौकफ है कि चिंची रिक्शा रूट परमिट और फिटनेस सर्टिफिकेट के बगैर चलाए जा रहे हैं, जो कि कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। नाज़रीन, चंद दिन पहले कराची में कोरोना वैक्सीन साबिक गवर्नर सिंध के करीबी रिश्तेदारों को लगाई गई, जो कि तयशुदा हुकूमती तरीक़ाकार की खुली खिलाफ वर्जी थी। स्कैंडल सामने आने के बाद डीडीओ हेल्थ डॉक्टर अनीला कुरैशी को मुअत्तल कर दिया गया। नाज़रीन, माहौलियाती आलूदगी सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि दुनिया के बेशतर ममालिक को अपनी लपेट में ले चुकी है। यही वजह है कि इमरान खान बार बार अपनी तकारीर में ग्रीन इनकलाब की बात करते दिखाई देते हैं और ज्यादा से ज्यादा दरख्त उगाने पर जोर देते हैं। अगर हम शहर कायद की बात करें तो शहर कायद गुज़श्ता अरसे से माहौलियाती आलूदगी के लिहाज से दुनिया में पहले, दूसरे या तीसरे नंबर पर आ रहा है। हर हफ्ते इस शहर की पोजीशन तब्दील होती रहती है, लेकिन दुनिया के 10 आलूदा तरीन शहरों में अव्वलीन नंबरों पर कराची का नाम नजर आना यकीनन तशवीशनाक है। और इससे ये अंदाजा भी होता है कि पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर में माहौलियाती आलूदगी किस कदर बढ़ चुकी है। आखिर इसकी वजह क्या है और हम किस तरह माहौलियाती आलूदगी पर काबू पा सकते हैं या माहौलियाती आलूदगी की सतह को कम रख सकते हैं। इसके लिए हमने बात करने की कोशिश की है वजीर आला सिंध के मुशीर मुर्तजा वहाब से, मगर उन्होंने बात करने से माजरत कर ली। लिहाजा हमने इस सिलसिले में राब्ता किया है आलमगीर खान साहब से। अस्सलाम वालेकुम आलमगीर खान साहब, ये बताइए कि गुज़श्ता कुछ अरसे से कराची मुसलसल माहौलियाती आलूदगी के लिहाज से दुनिया के टॉप 10 ममालिक में शुमार हो रहा है। पिछले हफ्ते आलूदगी के लिहाज से कराची शहर का दूसरा नंबर था। ये बताइए कि आखिरकार कराची शहर में माहौलियाती आलूदगी में अचानक इतना इजाफा क्यों हो गया है और इस पर काबू पाने के लिए सिंध हुकूमत के इकदाम काफी हैं? क्योंकि हमने मुर्तजा वहाब साहब से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने माजरत कर ली इस पर कुछ भी बात करने से। देखिए, हम दुनिया में बदकिस्मती से बड़ी ये मतलब एक शर्म की बात है, हम दूसरे नंबर पे। ये मैं नहीं कह रहा, ये आला अदलिया कहती कि करप्शन में सिंध पहले नंबर पे।
यहाँ इदारों के पास ना वसाइल की कमी है, ना फंड्स की कमी है, और कानून भी बने हुए हैं। कचरा फेंकने पे 144 की दफा है, 6 महीने कैद है। इसी तरीके से बाकी माहौलियाती आलूगी, दरख्त काटने पर जो है वो 144 की दफा है, 6 महीने कैद है। लेकिन कोई अमल दरामद नहीं है, क्योंकि नियत नहीं है, क्योंकि ये इनके दरमियान ये इशू ही नहीं है। सफाई इनको इशू लगता ही नहीं है। और आज कराची वाले इन्हीं बुनियादी मसाइल में, कचरा, सड़क, पानी, सीवरेज, इनमें फंसे हुए रह गए। पाकिस्तान, आप छोड़े दुनिया को, पाकिस्तान के दूसरे शहर लाहौर, इस्लामाबाद, वो कहाँ निकल गए? पिछले 30 साल में वो कहाँ पहुंचे और हम कहाँ रह गए? और ये आप जो भी इदारा उठा के देखें, मुझे बताएं, आज शहर में जगह जगह सीवरेज का बुरा हाल है। 12,000 टन कचरा डेली प्रोड्यूस होता है कराची में। इन्होंने क्या किया अभी तक? सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट चाइनीज कंपनी को ये हर जिले में $26 हर टन पे चार्ज कर रही है, वो पे किया जा रहा है। मुझे बताएं, क्या उससे फायदा, क्या सफाई आई इस शहर में? कचरा तो आज भी सड़कों पे मौजूद है। तो ये सिर्फ महज ऐलानात होते, बयानात होते, फोटो सेशन होता। कराची वाले आज भी इन बुनियादी मसाइल में फंसे हुए हैं। और ये मेरे लिए कोई हैरत अंगेज बात नहीं है, लेकिन जरूर दर्द होता है कराची वाला होने की हैसियत से कि यहाँ हमारे पास टूरिज्म को फरोख्त देनी चाहिए। मुल्क के दूसरे हिस्से में टूरिज्म बढ़ रही है और कराची का ऐसा मैसेज जाए दुनिया में, तो उससे क्या लोग यहाँ आएंगे या टूरिज्म को फरोख्त मिलेगी? जी आलमगीर खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी तो नाज़रीन, आपको बताएं, क्रिकेट शायकीन के लिए एक अच्छी खबर यह है कि 20 फरवरी से PSL 6 का मेला कराची में सजेगा और इसी हवाले से गैर मुल्की खिलाड़ियों की पाकिस्तान आमद का सिलसिला भी शुरू हो गया है। पाकिस्तान पहुंचने वाले खिलाड़ियों में वेस्ट इंडीज, जनूबी अफ्रीका और इंग्लैंड के खिलाड़ी शामिल हैं। गैर मुल्की खिलाड़ियों का होटल पहुंचने के बाद कोरोना टेस्ट किया जाएगा और इसके बाद खिलाड़ी मैच शुरू होने तक सेल्फ आइसोलेशन में रहेंगे। मुकामी खिलाड़ियों को भी कोविड से बचाने के लिए ज्यादा वक्त सेल्फ आइसोलेशन में गुजारने का मशवरा दिया गया है। जी तो नाज़रीन, ये था इस हफ्ते का कॉस्मोपॉलिटन कराची से। अब मुझे दीजिए इजाजत और आपको ज्वाइन करेंगी महानूर। वेलकम बैक। बात कर लेते हैं लाहौर कॉस्मोपॉलिटन की पहली स्टोरी की। लें जी जनाब, शहर लाहौर में आटे की बढ़ती हुई कीमतें, हर दुकानदार का अपना रेट। प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म के गैर मौसर होने से गिरां फरोशी की चांदी हो गई। कोरोना के दौरान महंगाई में मुसलसल इजाफे ने मुआशरे के निचले तबके को शदीद मुतासर किया है, लेकिन आटे की अदम दस्तियाबी और मुकर्ररा नरखों से जायद कीमत पर फरोख्त ने गरीब आदमी के लिए 2 वक्त की रोटी खाना भी मुश्किल कर दिया है। इस हवाले से देखते हैं आमिर नवीद चौधरी की ये रिपोर्ट। अशियाए खुर्दोनोश की बढ़ती हुई कीमतों ने अवाम की मुश्किलात में मजीद इजाफा कर दिया है। शहरी अभी फल, सब्जी, दाल, चीनी, घी व दीगर अशिया की कीमतों में इजाफे से परेशान थे कि ऐसे में आटा की कीमतों में इजाफा होना शुरू हो गया। फ्लोर मिल्स मालकान ने आटे की पैकिंग बदली, गंदम के सस्ते सरकारी कोटे से भी फायदा उठाया, लेकिन कीमत कम न की। फ्लोर मिल्स मालकान ने गंदम की पिसाई और ऑपरेशनल अखराजात बढ़ाने का बताकर आटे की कीमतें भी कम न की। चक्की मालकान ने महंगी गंदम का बहाना बनाया और मनपसंद नरखों पर आटा फरोख्त करना शुरू कर दिया। चक्की मालकान ने आटे के सरकारी नरखों पर फरोख्त को सब्सिडाइज सरकारी गंदम की फराहमी से मशरूत कर दिया। गंदम जो है मार्केट में, ओपन मार्केट में आज 2450 रुपये रेट हो गया। गवर्नमेंट तो हमें दे नहीं रही, सो वो मिल के साथ कॉन्टैक्ट है, उन्हें दे रही है सब्सिडी भी है, जो भी है उसको आटा देते हैं उस रेट पे। तो हमें जिस रेट पे वो बाजार में आटा बेच रहे हैं वो हमें गंदम दे दें तो मेरा ख्याल आटा हम 60-55 रुपये बेच सकते हैं। प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म के गैर मौसर होने और मुतलका इदारों में करप्शन व सिफारिश ने कीमतों को कंट्रोल करने वाले मैकेनिज्म को ही गैर मौसर कर दिया। फ्लोर मिल्स मालकान और चक्की मालकान दोनों ही सरकारी रेट लिस्ट से जायद नरखों पर आटा फरोख्त कर रहे हैं। ग्रां फरोशी माफिया और प्राइस कंट्रोल कमेटियों की बेहिसी के बायस अवाम महंगे आटे के बायस आम आदमी के लिए 2 वक्त की रोटी खाना भी मुश्किल हो गया है। हर एक चीज महंगी, आटा तो महंगा हुआ है, 55 से 80 तक आ गया है चक्की वाला। दूसरा तो वो होता ही खाने के काबिल ही नहीं होता। आवाम का तो इतना बुरा हाल हो चुका है इस टाइम कि अब क्या कह सकते हैं। अभी आप आटे को ही देख लें, ये अब सरकारी आटा है,
ठीक है, ये तकरीबन 40 रुपए पड़ता है और ये खाने के काबिल नहीं है, ठीक है। और चक्की से अगर लेने चले जाए तो वहाँ 80 से 50 कई 85 रुपए तक भी आटा मिल रहा है। नाज़रीन, एक अहम खबर ये है कि पाकिस्तान रेलवे टिकटॉकर्स के खिलाफ इन एक्शन है। मुल्क भर में टिकटॉक वीडियोस बनाने का रुझान बढ़ता जा रहा है। अक्सर टिकटॉकर्स रेलवे ट्रैक और बोगियों पर वीडियोस बनाते नजर आते हैं, जिसकी वजह से अक्सर हादसा पेश आते हैं और इससे कई जानों का भी ज़या हो चुका है। चंद दिन कबल टिकटॉक स्टार वीडियो बनाते ट्रेन की इंजन की टक्कर से मौके पर ही जिंदगी की बाजी हार गया था। इसके बाद रेलवे पुलिस ने एक टिकटॉकर को गिरफ्तार कर लिया और टिकटॉकर्स का रेलवे के इमलाक का गैर कानूनी इस्तेमाल करने के खिलाफ कार्रवाई का आगाज कर दिया है। देखिए बिलाल गौरी की रिपोर्ट में। मुल्क में टिकटॉक वीडियो बनाने और इसके लिए रेलवे ट्रैक, इंजनों और बोगियों को इस्तेमाल करने का रुझान बढ़ने से हादसा पेश आ रहे हैं। चंद रोज कबल रेलवे इंजन के आगे टिकटॉक के लिए वीडियो बनाने वाला नौजवान इंजन की टक्कर से मौके पर जान बहक हो गया था, जिसके बाद रेलवे पुलिस ने एक नौजवान टिकटॉकर को रेलवे अमलाक गैर कानूनी तौर पर इस्तेमाल करने पर गिरफ्तार कर लिया। बहुत कीमती जानें इसमें ज़ाया हुई हैं, तो हमने इस पे एक्शन भी लिया है। कुछ चंद एक लड़के जो ये इस किस्म की सरगर्मी में मुलव्वस थे, उनको हमने गिरफ़्तार किया है। जो रेलेवेंट लॉज हैं उसके अंदर वालिदैन से भी गुजारिश होगी कि वो अपने बच्चों को इस किस्म की जो एक्टिविटीज़ हैं, सरगर्मियाँ हैं, ये टिकटॉक वाली, उनसे रोकें, क्योंकि बहुत सारे मौक़ों पे वालिदैन को पता ही नहीं होता जो उनके बच्चे हरकतें कर रहे होते। तो आई एम श्योर कि जब बच्चे घर में आते हैं तो उनको एडवाइस करनी चाहिए। रेलवे पुलिस एक्ट वाजिया है कि कोई भी रेलवे इमलाक का गैर कानूनी इस्तेमाल करेगा तो कानून हरकत में आएगा। शहर लाहौर में क्रिकेट का मेला सज चुका है। बहार के आगाज पर लाहौरियों को आलमी क्रिकेट से तफरीह का शानदार मौका मुयसर आया है। जनूबी अफ्रीका सीरीज के बाद PSL 6 का मेला भी सजने को है तैयार। इस मरतबा दौरा जनूबी अफ्रीका के लिए लाहौर पुलिस की क्या तैयारियां थी और अब PSL के लिए क्या सिक्योरिटी इंतजाम होंगे, इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर साहब। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि दौरा जनूबी अफ्रीका के लिए लाहौर पुलिस की सिक्योरिटी इंतजामात क्या थे? जनूबी अफ्रीका की जो हमारे यहाँ पे जो टीम आई हुई थी तो मैचेस से, उसमें हमने तकरीबन को 5000 के करीब रेगुलर जो हमारी लोकल पुलिस है उसकी डिप्लॉयमेंट की थी और तकरीबन इसके ऊपर 550 हमारे ट्रैफिक वार्डन्स भी डिप्लॉय हुए थे। इसमें तकरीबन 90 के करीब जो है हमारी डॉल्फिन टीम्स थी और 40-50 हमारी जो है वो PRU टीम्स थी जो कि सिक्योरिटी को देख रहे थे। इसके अलावा जो हमने इंतज़ामात किए थे उसमें पर्टिकुलरली मैं लाइक टू मेंशन कि हमने तमाम जो एरियाज़ जहाँ पे वेन्यूज़ थे या जहाँ पे रूट था उसकी हमने सर्च एंड स्वीपिंग करवाई। उसके बाद रूट लाइनिंग थी हमारी, जब मूवमेंट होती थी उसके बाद रूट की स्वीपिंग और उसके बाद रूफटॉप की डिप्लॉयमेंट, ये सारे के सारे एस्पेक्ट जो है वो सिक्योरिटी ऑर्डर के अंदर कवर किए गए थे। ठीक, अच्छा सर ये बताएं कि PSL में क्योंकि शायकीन क्रिकेट को भी मैच देखने की इजाज़त होगी तो उसके लिए सिक्योरिटी इंतजाम क्या होंगे? इसमें तकरीबन 20% ऑफ द कैपेसिटी ऑफ द स्टेडियम विल बी अलाउड टू सी द मैचेस एज स्पेक्टेटर्स। कोविड की वजह से तो ज़ाहिर है SOPs को फॉलो करने के लिए तो इसमें हमें थोड़ी सी सिक्योरिटी की एनहांसमेंट करनी पड़ेगी बिकॉज देयर विल बी ऑलमोस्ट अबाउट आई वुड से 4,000 to 5,000 पीपल ऑल्सो कमिंग एंड ज्वाइनिंग एट द स्टेडियम। तो उसमें हम तकरीबन कोई डिप्लॉयमेंट हमारी 7,000 के करीब हो जाएगी और तकरीबन 700 प्लस जो है ना हमारे ट्रैफिक वार्डन रूट की और ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए हम डिप्लॉय करेंगे। 100 के करीब हमारी डॉल्फिन टीम्स होंगी और तकरीबन 50 जो है PRU टीमें हमारी इलाके की पेट्रोलिंग होगी। हमारे जो सेफ सिटी के कैमराज हैं दे विल बी ऑल ऑपरेशनल और इंशाल्लाह उसमें से भी हमें बहुत सारी जो है वो मॉनिटरिंग में हमें उसमें असिस्टेंस मिलेगी। अच्छा डोगर साहब ये बताइएगा कि PSL मैचेस के लिए क्या माजी की तरह पूरे इलाके को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया जाएगा? उसमें देखें इसमें बहुत सारी चीज़ें हम उसमें कंसिडर करेंगे कि अगर कोई थ्रेट अलर्ट्स उस वक्त आए हुए हैं, कितने सीरियस थ्रेट अलर्ट्स हैं, तो जाहिर सी बात है टीम्स की सिक्योरिटी स्पेशली ड्यूरिंग द मूवमेंट इज़ वेरी वेरी क्रूशल। और मैं समझता हूँ कि चूँकि क्रिकेट पाकिस्तान में वापस लौटी है तो पाकिस्तान की प्रेस्टीज और डिग्निटी के लिए मैं समझता हूँ कि टीमों की सिक्योरिटी के लिए हमें थोड़ा बहुत कंप्रोमाइज़ भी अगर करना पड़ता है, थोड़ी सी इनकन्वीनियंस भी अगर करनी पड़ती है लोगों के लिए, तो आई थिंक इट्स ऑल वर्थ इट। लेकिन हमारी कोशिश होगी पूरी की पूरी, हत्तुल इम्कान हम कोशिश करेंगे ट्रैफिक को कम से कम ब्लॉक किया जाए और ट्रैफिक में अगर ब्लॉक करनी भी पड़ती है
تو ہم اس میں ڈیفینیٹلی کوشش کریں گے کہ کوئی کنوینینٹ قسم کی ڈیورشن پلان جو ہے وہ اس میں لوگوں کو دیں. اچھا سر، آخری سوال آپ سے، کرکٹ میچوں میں سٹہ بازوں کو کنٹرول کرنے کے لیے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ اس میں دیکھیے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اگر کوئی کمپلینٹ اس طرح کی آتی ہیں کہ لوگ یہ گیمبلنگ اور سٹے میں انڈلج ہو رہے ہیں، تو اس میں ہم نے ایک کمپریہنسو پلان تشکیل دے رہے ہیں کہ اس میں جو پرانے جو آلریڈی چلان یافتگان ہیں یا جنہوں نے پہلے جن کی ایکٹیویٹی اس میں تھی ان کی ہم لسٹیں بنا رہے ہیں. تو اگر کمپلینٹ آتی ہے تو ہم ڈیفینیٹلی اس میں کریک ڈاؤن کریں گے. ناظرین، لاہوریوں کے لیے خوشخبری ہے. واسا جو لاہور شہر میں صاف پانی کی فراہمی کا ذمہ دار ادارہ ہے، اس مرتبہ لاہوریوں کے لیے شروع کرنے جا رہا ہے گھر گھر صاف پانی کا منصوبہ. منصوبے پر لاگت آئے گی 31 ارب 50 کروڑ. شہریوں کو نلکے کا صاف پانی 24 گھنٹے فراہم کرنے کے لیے وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر واسا نے یہ منصوبہ تیار کیا ہے، جس کے تحت لاہور کو 140 زونز میں تقسیم کیا گیا ہے، جس سے 70 لاکھ شہریوں کو پینے کا صاف پانی فراہم ہو سکے گا. پانی کا کم پریشر اور صاف پانی کی فراہمی لاہور کا سب سے بڑا مسئلہ رہا ہے، مگر نئے ٹیوب ویلز کے ساتھ ساتھ اب 70 لاکھ کی آبادی کے لیے ہر گھر میں پانی کا میٹر لگایا جائے گا. امید ہے کہ اس سے ایک طرف پانی کے ضیاع کو روکنے میں مدد ملے گی تو دوسری طرف لاہوریوں کو پینے کا صاف پانی بھی مل سکے گا. ناظرین، کتے کی انسان سے وفاداری صدیوں پرانی ہے. کتے پالنے کے شوقین افراد کے لیے لاہور میں ڈاگ شو کا انعقاد ہوا، جس میں ملک بھر سے آئے ہوئے مختلف نسل کے کتوں نے حصہ لیا. شہریوں نے ڈاگز کی واک میں خاصی گہری دلچسپی لی، سیلفیاں بھی بنائیں. مزید تفصیلات بتا رہے ہیں میاں اصغر سلیمی اپنی رپورٹ میں. لاہور کے خوشگوار موسم میں ڈاگ شو میں 125 سے زائد کتوں کو لایا گیا. ملک بھر سے لائے گئے کتوں نے خوب ایکشن دکھائے. کتوں کی واک، ٹروٹ، بائٹ ورک اور اٹیک ورک کو شہریوں نے بڑا پسند کیا. اس طرح کے زیادہ ایونٹس ہونے چاہیے پاکستان میں، ینگسٹرز کو بڑا انکریج کرتا ہے. اٹس اے پازیٹیو ہابی. ویری ہیپی. نیچرلی جب بھی ون ہو تو بندہ خوش ہوتا ہے، لیکن پارٹیسپیشن زیادہ امپورٹنٹ ہے میرے لیے. شہریوں نے ڈاگ شو کو خوشائند قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس طرح کے ایونٹس کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے. آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ لاہور میوزیم کی گیلریوں کی اپ گریڈنگ کا کام شروع ہو گیا ہے. لاہور میوزیم کی بحالی کا خیال آخر کار انتظامیہ کو آ ہی گیا. تاریخی عجائب گھر میں نوادرات کی مختلف گیلریوں کو اپ گریڈ کیا جا رہا ہے، جن میں سکھ، انڈس اور مخطوطات کی گیلریاں نمایاں ہیں. سیاحوں کی سہولت کے لیے فری گائیڈ ٹور اور معلوماتی ڈیسک کا قیام بھی اس منصوبے میں شامل ہے. آنے والے دنوں میں انتظامیہ کی جانب سے گندھار آرٹ گیلری کو بھی اپ گریڈ کیا جانا ہے. لاہور میوزیم کی اپ گریڈیشن یقیناً اب سیاحوں کو مزید سہولیات فراہم کرنے میں مدد فراہم کرے گی. دیکھیے آصف محمود کی یہ رپورٹ. کووڈ-19 کے دوران لاہور میوزیم سیاحوں کے لیے تو بند تھا، لیکن اس دوران عجائب گھر انتظامیہ نے مختلف گیلریز کو اپ گریڈ کیا ہے، جس میں سکھ گیلری، مخطوطات کی گیلری، وادی سندھ اور ہڑپا کی قدیم تہذیب سے متعلق نوادرات کی گیلریاں قابل ذکر ہیں. مخطوطات گیلری جو ہے یہ اسلامی فن خطاطی سے پہ مبنی گیلری ہے، جس میں آپ کو 7th سینچری AD سے لے کے 20th سینچری تک کے جو ہے اسپیسیمن نظر آئیں گے. لاہور میوزیم میں آنے والے سیاحوں کو یہاں رکھی گئی نوادرات کو دیکھ کر نہ صرف حیرت اور حیرانگی ہوتی ہے، بلکہ ہزاروں سال پرانی تہذیب و ثقافت کو سمجھنے کا موقع بھی ملتا ہے. اور ادھر بھی تاریخ سے ہر کے اپنے اپنا اس کے لگا ہوا ہے، تاریخ ساتھ میں لکھی ہوئی ہے. پڑھ کے بہت مزہ آیا، میوزیم میں بہت مزہ آیا. کہیں نہ کہیں ٹائم مشین میں ڈال کے آپ کو کہیں پیچھے لے کے چلا جاتا ہے اور آپ اس حساب سے سوچنے لگتے ہیں جب تہذیب، جب ثقافت، جب سویلائزیشن اتنی اب نہیں گرو کر چکی ہوئی تھی. لاہور میوزیم کی گیلریوں کو اپ گریڈ کرنے کے ساتھ یہاں سیاحوں کی سہولت کے لیے کئی اقدامات اٹھائے گئے ہیں. انفارمیشن ڈیسک نہیں تھا یہاں پہ، کمیونٹی کے لیے وہ بنا دیا کہ لوگ آئیں، اپنا میپ بھی لگا دیا ہے، لوگ آئیں دیکھیں، اور گائیڈڈ ٹور فری آف کاسٹ. پہلے نہیں تھے. اینول ایونٹ پلان جو ہم نے بنایا ہے، یہ 31 دسمبر کی تمام ایکٹیویٹیز ہم نے لکھ دی ہیں. عجائب گھر میں آنے والے سیاحوں کو گائیڈ کی مفت سہولت بھی فراہم کی جا رہی ہے. تو یہ تھا کاسمو بلیٹن لاہور کا مکمل احوال. اب مجھے دیجیے اجازت، اسلام آباد کے احوال کے ساتھ آپ کو جوائن کریں گی رضیہ خان، لیکن ایک بریک کے بعد. پروگرام میں خوش آمدید. بڑھتے ہیں پہلی خبر کی جانب.
الیکشن کمیشن نے سینٹ انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کرانے کی تاریخ میں توسیع کر دی۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے پہلے کیے گئے اعلان کے مطابق کاغذات نامزدگی 12 اور 13 فروری کو جمع کرائے جانے تھے، تاہم اب الیکشن کمیشن نے اعلان کیا ہے کہ سینٹ انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی 15 فروری تک جمع کرائے جا سکتے ہیں۔ الیکشن کمیشن کے مطابق نامزد امیدواروں کی فہرست 16 فروری کو آویزاں کی جائے گی اور کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال 17 اور 18 فروری کو ہوگی، جبکہ کاغذات نامزدگی سے متعلق اپیلیں 20 فروری تک دائر کی جا سکیں گی، جس کے بعد امیدواروں کی نظر ثانی شدہ فہرست 24 فروری کو آویزاں کی جائے گی۔ الیکشن کمیشن کے مطابق کاغذات نامزدگی واپس لینے کی آخری تاریخ 25 فروری ہے، جبکہ سینٹ انتخابات کے لیے پولنگ 3 مارچ کو ہوگی۔ بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب۔ الیکشن کمیشن نے سینٹ انتخابات کا شیڈیول جاری کر دیا۔ ملک بھر میں سینٹ انتخابات 3 مارچ کو ہوں گے۔ الیکشن کمیشن کے مطابق کاغذات نامزدگی 15 فروری تک جمع کرائے جا سکیں گے۔ امیدواروں کی حتمی فہرست 24 فروری کو جاری ہوگی۔ الیکشن کمیشن کے مطابق چاروں صوبائی اسمبلیاں اور پارلیمنٹ ہاؤس کو پولنگ اسٹیشن کا درجہ حاصل ہوگا۔ 48 نشستوں پر انتخابات ہوں گے۔ الیکشن کمیشن نے انتخابات کے لیے ریٹرننگ آفیسر بھی مقرر کر دیے۔ اسلام آباد کے لیے اسپیشل سیکرٹری الیکشن کمیشن سیکریٹریٹ ظفر اقبال حسین ریٹرننگ آفیسر مقرر، جبکہ پنجاب کے لیے صوبائی الیکشن کمشنر غلام اسرار خان، سندھ کے لیے صوبائی الیکشن کمشنر اجاز انور چوہان، خیبر پختونخوا کے لیے صوبائی الیکشن کمشنر شریف اللہ، جبکہ بلوچستان کے لیے صوبائی الیکشن کمشنر محمد رازق ریٹرننگ آفیسر ہوں گے۔ اس حوالے سے دیکھتے ہیں یہ خصوصی رپورٹ۔ سینٹ انتخابات 3 مارچ کو ہوں گے، الیکشن کمیشن نے تاریخ دے دی۔ سینٹ انتخابات کے لیے 3 مارچ کو قومی اور چاروں صوبائی اسمبلیوں میں پولنگ ہوگی۔ پولنگ کا عمل صبح 9 بجے سے لے کر شام 5 بجے تک جاری رہے گا۔ الیکشن کمیشن کے مطابق سینٹ انتخابات کے لیے امیدوار 12 اور 13 فروری تک کاغذات نامزدگی جمع کرا سکیں گے، جبکہ امیدواروں کی فہرست 14 فروری کو جاری کی جائے گی۔ امیدواروں کے کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال 15 اور 16 فروری کو ہوگی، جبکہ امیدواروں کے اعتراضات 19 اور 20 فروری کو نمٹائے جائیں گے۔ الیکشن کمیشن امیدواروں کی نظر ثانی شدہ فہرست 21 فروری کو جاری کرے گا، جبکہ الیکشن سے دستبرداری کے امیدوار 22 فروری تک کاغذات نامزدگی واپس لے سکیں گے۔ مارچ میں ہونے والے سینٹ انتخابات 48 نشستوں پر ہوں گے، جبکہ 11 مارچ کو 52 سینیٹرز ریٹائر ہو جائیں گے۔ بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب۔ سرکاری ملازمین اور وفاقی حکومت میں معاہدہ طے پا گیا، جس کے بعد سرکاری ملازمین نے احتجاج ختم کر دیا۔ معاہدے کے مطابق وفاقی سرکاری ملازمین کے گریڈ 1 سے 19 تک کی تنخواہوں میں 1 مارچ سے 25% اضافے کی منظوری دے دی گئی ہے۔ معاہدے پر وزیر داخلہ شیخ رشید احمد، وزیر دفاع پرویز خٹک، وزیر مملکت برائے پارلیمانی امور علی محمد خان نے دستخط کیے۔ اس حوالے سے پریس کانفرنس کرتے ہوئے حکومت کی مذاکراتی ٹیم کے سربراہ وفاقی وزیر دفاع پرویز خٹک نے فیصلوں کا اعلان کیا۔ اس موقع پر وزیر داخلہ شیخ رشید احمد اور وزیر مملکت برائے پارلیمانی امور علی محمد خان بھی موجود تھے۔ پرویز خٹک نے کہا کہ وفاقی اور صوبائی حکومتوں کے ملازمین 1 سال سے تنخواہوں کا فرق دور کرنے کا مطالبہ کر رہے تھے۔ وزیر اعظم نے تنخواہوں میں اضافے کی منظوری دے دی ہے۔ اس طرح ٹائم سکیل کی منظوری دی جائے گی، لیکن اس کے لیے طریقہ کار وضع کیا جائے گا اور کارکردگی کی بنیاد پر ترقی دینے کی پالیسی بنائی جائے گی، جس پر بجٹ میں عمل درآمد کیا جائے گا۔ وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے اس موقع پر کہا کہ وفاقی وزیر خزانہ عبدالحفیظ شیخ اور سیکرٹری خزانہ سے ان فیصلوں کی منظوری لی جا چکی ہے اور وزیر اعظم سے خود درخواست کی کہ محنت کش افراد 1 سال سے ان مسائل میں گھرے ہوئے ہیں۔ اس حوالے سے دیکھتے ہیں یہ خصوصی رپورٹ۔ حکومت نے سرکاری ملازمین کے مطالبات مان لیے۔ ملازمین کی قیادت اور حکومت کے درمیان کامیاب مذاکرات کے بعد وفاقی وزراء نے پریس کانفرنس میں تفصیل بتائی۔ 1 سے لے کے 19 گریڈ تک ان کو 25% کا یہ جو الاؤنس ہے یہ دیا جا رہا ہے۔ حکومتی کمیٹی کے سربراہ پرویز خٹک نے بتایا کہ ملازمین کے اسکیل کی اپ گریڈیشن بجٹ میں ہوگی۔ امیڈیٹ جو ریلیف ہے، ایڈ ہاک ریلیف، یہ جب تک پے کمیشن کا فیصلہ نہیں آئے گا تب تک یہ جاری رہے گا، اور جب پے کمیشن کا فیصلہ آ جائے گا پھر ہو سکتا ہے اس میں بہتر ہو جائے اور سارے ملک کے لیے فیصلہ ہوگا۔
मुलाजमीन रहनुमाओं ने मुजाहिरीन से कहा कि आपकी जिदोजहद ने हुकूमत को मुतालबात मानने पर मजबूर किया। इससे पहले हुकूमत ने गुज़श्ता रोज गिरफ्तार किए गए तमाम मुलाजमीन और उनके कायदीन को रिहा कर दिया था। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। हुकूमत और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के दरमियान मुआहिदा तय पा गया, जिसके बाद तहरीक लब्बैक ने 16 फरवरी का इस्लामाबाद मार्च मौखर कर दिया। हुकूमत 20 अप्रैल तक फ्रांस के सफ़ीर को मुल्क बदर करने का मामला पार्लियामेंट में पेश करेगी। वफाकी वज़ीर मजहबी अमूर पीर नूरुल हक कादरी ने तहरीक लब्बैक के साथ मुआहिदे की तस्दीक कर दी। उन्होंने कहा कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की शूरा ने हुकूमत के साथ अच्छे अंदाज में बात की। तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत और तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से हमारा मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़िया और दो टोक है। 2 रोज़ मुसलसल तहरीक लब्बैक के साथ मुज़ाकरात हुए। मुआहिदे पर तहरीक लब्बैक के डॉक्टर शफीक अमीनी, गुलाम गौस और गुलाम अब्बास फैज़ी ने दस्तखत किए, जबकि हुकूमत की जानिब से वफाकी वज़ीर मजहबी अमूर और वज़ीर दाखिला ने दस्तखत किए। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने सेनेट इंतखाबात 2018 में MPs की वीडियो के मामले पर 3 रुकनी कमेटी बना दी। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस से 3 रुकनी तहकीकाती कमेटी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने MPs की वीडियो के मामले पर 3 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी है। कमेटी में फवाद चौधरी, शीरी मज़ारी और शहजाद अकबर शामिल होंगे। कमेटी वीडियो से मुतल्लिक तफसीली रिपोर्ट 1 माह में वज़ीर-ए-आज़म को पेश करेगी। कमेटी मुलव्विस अफराद के खिलाफ फौजदारी और इंतखाबी कवानीन के खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई से मुतल्लिक तजावीज़ देगी। इस हवाले से देखते हैं ये रिपोर्ट। वज़ीर आज़म इमरान खान ने 2018 सेनेट इलेक्शन में पैसे लेकर वोट देने वालों को कैफरे किरदार तक पहुंचाने का अज़्म कर लिया। वीडियो स्कैंडल के किरदारों को बेनकाब करने के लिए 3 रुकनी कमेटी बना दी। कमेटी में वफाकी वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी, वफाकी वज़ीर इंसानी हुकूक डॉक्टर शीरी मज़ारी और वज़ीर आज़म के मुशीर दाखिला और एहतसाब शहजाद अकबर शामिल हैं। ज़राए के मुताबिक कमेटी तहकीकात करेगी कि वीडियो में कौन कौन मुलव्विस है और अपनी सिफारिशात वज़ीर आज़म को पेश करेगी। कमेटी वीडियो के मामले पर इलेक्शन कमीशन से रुजू से मुतल्लिक तजावीज़ भी देगी और मुलव्विस अफराद के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई के इम्कानात से मुतल्लिक सिफारिशात देगी। कमेटी मुलव्विस अफराद के खिलाफ केसेस नेब, FIA और एंटी करप्शन को भिजवाने पर भी गौर करेगी। ज़राए के मुताबिक तहकीकाती कमेटी के क़याम का मकसद वीडियो में नजर आने वाले अरकान के अलावा दीगर किरदारों की निशानदेही और MPs की जानिब से लगाए गए इल्ज़ामात की मुकम्मल तहकीकात करके हक़ाइक़ सामने लाना है। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने उलमा और मशाइख कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा कि रियासत स्विच ऑन ऑफ करने से नहीं बनती बल्कि किरदार से बनती है। इस्लामाबाद में उलमा और मशाइख कॉन्फ्रेंस से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना था कि पाकिस्तान बनाने में उलमा और मशाइख का बड़ा किरदार रहा है। तारीख गवाह है कि मुसलमानों के किरदार को देख कर लोग मुसलमान होते रहे। मुल्की हालात पर वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि मुल्क में लोगों पर अरबों रुपए के केसेस हैं और वो कहते हैं NRO दे दें। गाय और भैंस चोरी करने से मुल्क तबाह नहीं होता, मुल्क हुक्मरानों की चोरी से तबाह होते हैं। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म ने अपोजिशन जमातों पर लफ्ज़ी गोलाबारी भी की। इस हवाले से देखते हैं ये ख़ुसूसी रिपोर्ट। जो मुल्क से झूठ बोल के बाहर भाग गया, जिसके पता है कि अरबों रुपए बाहर पड़े हैं, यहाँ का चोरी किया हुआ पैसा, और वो कहते हैं जी उसको तकरीर करने की इजाज़त दी जाए। गरीब लोग जेलों में मरे हैं, जिन्होंने गाय चोरी की, भैंस यानी मोटरसाइकिल चोरी किया, वो तो जेलों में चले गए। तो जिनके पास साबित हो गया कि अरबों रुपए उन्होंने इस मुल्क के चोरी किए हैं और बाहर ले गए हैं, वो कहते हैं हमें NRO दे दो। वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस्लामाबाद में उलमा व मशाइख कॉन्फ्रेंस से खिताब किया, जिसमें उनका कहना था कि मग़रिब ने दहशतगर्दी को इस्लाम से जोड़ दिया, जबकि मुसलमान हुक्मरानों ने सही रद्द अमल ना दिया। इमरान खान ने कहा कि मुस्लिम ममालिक को बताना चाहिए था कि इस्लाम का दहशतगर्दी से कोई ताल्लुक नहीं। हमने इस मुल्क को वो मुल्क बनाना था जिससे दुनिया देख के कहती कि ये देखिए ये पाकिस्तानी, ये मुसलमान आ रहे हैं। और बदकिस्मती से ये हम उस आइडियल से, उस ख्वाब से काफ़ी दूर निकल गए। वज़ीर आज़म इमरान खान का मज़ीद कहना था कि उलमा और मशाइख का तहरीक पाकिस्तान में बड़ा किरदार था। आज भी सबको मुत्तहिद करने में वो अपना किरदार अदा करें।
پاکستان اور ترکی کی مشترکہ فوجی مشقوں اتاترک 11 کا آغاز ہو گیا۔ ISPR کے مطابق اسپیشل سروسز ہیڈ کوارٹر تربیلا میں جنگی مشقیں اتاترک 11 کی افتتاحی تقریب منعقد ہوئی۔ یہ فوجی مشقیں 3 ہفتے تک جاری رہیں گی۔ ISPR کے مطابق مشقوں میں انسداد دہشت گردی پر خصوصی توجہ دی جائے گی اور دونوں ملکوں کے درمیان دفاعی تعاون مزید مضبوط ہوگا۔ پاکستان کے SSG اور ترک اسپیشل فورسز مشقوں میں شریک ہیں۔ اس حوالے سے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ قسم اس وقت کی، قسم اس وقت کی جب وقت ہم کو آزماتا ہے۔ پاکستان اور ترکی برادرز ایٹ آرمز، دونوں برادر ممالک کی افواج کے درمیان جاری مشقوں میں انسداد دہشت گردی، کلوز کوارٹر بیٹل، کاٹن اینڈ سرچ، ریپلنگ، فائر اینڈ موو، ہیلی کاپٹر ریپلنگ، کمانڈو کلیئرنس، فری فال اور یرغمالی رہا کرانے کے حوالے سے ٹیکنیکس کا عملی مظاہرہ کیا جا رہا ہے۔ اتاترک 11 2021 مشقیں SSG ہیڈ کوارٹر تربیلا میں 3 ہفتے جاری رہیں گی۔ گزشتہ سال کورونا کے باوجود 11 بین الاقوامی تربیتی مشقیں کی گئیں، جبکہ اس سال 25 انٹرنیشنل تربیتی مشقیں کی جائیں گی۔ بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب۔ جنوبی وزیرستان میں دہشت گردوں نے سیکیورٹی فورسز کی چیک پوسٹ پر حملہ کیا۔ جوابی کارروائی میں 4 امن دشمن مارے گئے۔ دہشت گردوں سے لڑتے ہوئے پاک فوج کے 4 جوان مادر وطن پر قربان ہو گئے۔ جنوبی وزیرستان کے علاقے مکین میں دہشت گردوں کا سیکیورٹی فورسز کی چیک پوسٹ پر حملہ۔ ISPR کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے بر وقت جوابی کارروائی کی، جس کے نتیجے میں 4 دہشت گرد مارے گئے، جبکہ فائرنگ کے تبادلے میں سیکیورٹی فورسز کے 4 جوان شہید ہو گئے۔ شہید ہونے والوں میں لانس نائک عمران علی، سپاہی عاطف جہانگیر، سپاہی عزیز اور سپاہی انیس الرحمان شامل ہیں۔ علاقے میں کلیئرنس آپریشن جاری ہے۔ یہ تھا اس ہفتے کا کوسمو بلیٹن، جس کا اختتام اس دعا اور درخواست کے ساتھ کریں گے کہ کورونا سے بچنے کے لیے احتیاط کریں اور ماسک کا استعمال ضرور کریں۔ مجھے اپنی میزبان رضیہ خان کو دیجیے اجازت، اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔